नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। केंद्र सरकार मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई की एक आरटीआई के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह बात मानी, लेकिन जानकारी मंत्रालय के ही आंकड़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं। ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को खारिज करते हैं। उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे करीब 19 गुना ज्यादा है। इन आंकड़ों से क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं कुपोषण को लेकर, क्योंकि ये आंकड़े सरकार की तरफ से पहले भी जारी किए गए कि संख्या कहीं ज्यादा है इससे। देखिए, जो राज्य सरकार आंकड़े भेजते हैं वो बहुत ही बोगस हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स भेज रही हैं उसके मुताबिक सिर्फ 2% बच्चे ही कुपोषित हैं। जो डेटा भारत सरकार कलेक्ट कराती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, एनएफएचएस के अलग अलग राउंड से, राउंड 1, 2, 3, 4 तक का डेटा अवेलेबल है सारी स्टेट्स का। वो दिखाता था कि 38% चिल्ड्रेन स्टंटेड हैं, 38% है एवेल्युएटेड डेटा और 2% है रिपोर्टेड डेटा। जब आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन ये आंकड़े भी बताते हैं कि बीते एक साल में इस देश में बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। नवंबर 2020 में देश में कुपोषित बच्चों की संख्या 9,27,000 थी, जो करीब एक साल बाद 14 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 17,76,000 हो गई, यानी करीब 91% की बढ़ोतरी। लेकिन जानकार राज्य सरकारों के इन आंकड़ों को भरोसे लायक नहीं मानते। क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं जो ये पोषण ऐप से जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं मैल नरिशमेंट पे, कुपोषण पे, क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं? देखिए, पिछले साल जो आंगनवाड़ियाँ थी वो बहुत लंबे समय तक बंद रहीं, ठीक है। तो अगर आंगनवाड़ी बंद है तो उसमें कितने बच्चों का वजन हुआ और कितने बच्चों की लंबाई नापी गई ये भी हमें पता नहीं है। अगर पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ बच्चे का वजन हुआ और इस साल 2 करोड़ बच्चों का वजन हुआ तो शायद जो ये बड़ा नंबर आया है उसी की वजह से भी हो सकता है। तो इन आंकड़ों के आधार पे हम कुपोषण की स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते एक अथॉरिटी के साथ। आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में हैं। खाद्य विशेषज्ञों के मुताबिक देश में कुपोषित बच्चों की संख्या करोड़ों में है और कोरोना संकट के दौरान बच्चों में कुपोषण की समस्या और गंभीर हुई है। उनके मुताबिक देश में कुपोषण के बारे में सही जानकारी अगले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ही सामने आ पाएगी। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर में जीका वायरस के मरीज बढ़कर 100 तक पहुंच गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं। जिन अस्पतालों में सिर्फ जीका वायरस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं वो फिलहाल खाली ही पड़े हैं। हालांकि कई लोग इस बीमारी से निपटने के लिए किए जा रहे आधे अधूरे सरकारी इंतजामों पर सवाल भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से एक दिन पहले की सरकारी हड़बड़ी। कानपुर की इस बस्ती में जीका वायरस के 2 मरीज मिले हैं। आदित्यनाथ कानपुर में जीका वायरस के कहर की समीक्षा भी करेंगे। इस शहर में 3 हफ्तों में तकरीबन 100 मामले सामने आ चुके हैं। कोई आगे देखता ही नहीं है कि भैया ना हमारे यहाँ पे इतना पानी भर रहा है। ये सफाई के लिए अभी कहा उन्होंने, पर वो आया और केवल वहाँ पे पेड़ तोड़ करके और चला गया। ये कोई सफाई नहीं कराई। ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि इस बीमारी से निपटने के लिए जो कोशिश जमीन पर दिख रही है वो बनावटी है। जयसवाल साहब, ये बताइए, आप ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई यहाँ स्टैग्नेंट वाटर जो है जिसकी वजह से डेंगू या ये चिकनगुनिया या जीका का वायरस का जो मच्छर होता है वो पनपता है,
उसकी समस्या आपकी किस तरह की समस्या? ये नाले जो हैं पूरी तरह से खुले हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। इसके ऊपर पत्थर जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों ने तो एक आध पत्थर लगवा भी दिए, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना इसको बंद करना और इस नाले को सफाई करके ये प्रॉपर चलता रहे। ये जाम नाला है, जाम नाले की वजह से इसमें मच्छर रात शाम को 5 बजे के आसपास तो इतने भीषण मच्छर होते हैं कि बिना मच्छरदानी के कोई सो नहीं सकता। कानपुर के इस सरकारी अस्पताल को देखकर कुछ राहत मिलती है। जीका वायरस के मरीजों के लिए तैयार किए गए बेड खाली पड़े हैं। अभी तक जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें या लक्षण दिख ही नहीं रहे या हल्के हैं, लेकिन वार्ड की हेड नर्स की चिंता और भी है। जिस हिसाब से अभी इस समय जो सुनाई देता है कि 66 केसेस फिर 89 केसेस ऐसे जो बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं कि अगर कोई भी सिम्टम्स या सीरियस सिम्टम्स से रिलेटेड कोई पेशेंट्स आता है तो उसके लिए हर सिचुएशन के लिए हम लोग रेडी हैं। इवन डॉक्टर्स के भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोगों को मिल रखा है। बाकी जो हम लोगों की जो तैयारी है वो फुल एंड फाइनल हर तरीके से तैयार है। खैर अभी तक ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट अभी एडमिट नहीं हुए। जो पेशेंट हमारे यहाँ आए भी हैं फीवर के, जिनमें सिम्टम्स दिखाई दिया है, उसमें नॉर्मली वही फीवर और कुछ में वॉमिटिंग दिखाई दी है। कानपुर के इस सरकारी अस्पताल के अलावा 2 और ऐसे अस्पताल हैं, वो भी सरकारी अस्पताल है जहां पे डेडिकेटेड जीका वायरस वार्ड बनाए गए हैं। फिलहाल अच्छी खबर यही है कि इन तीनों अस्पतालों में अथॉरिटीज़ का यही कहना है कि कोई बहुत सीवियर सिम्टम्स के साथ जीका वायरस का पेशेंट अभी तक नहीं आया है। कौन कह रहा है कि कानपुर में मैनेज करने के लिए वो नहीं है? वो तो एक केस आया था तो उसकी ये हमारे उसी की तो जो केस निकल रही है मैनेज की तो चीज़ है कि जो हम लगातार रिग्रेसिवली सैम्पलिंग करा रहे हैं, रिग्रेसिवली जो मॉनिटरिंग करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, तो RRT सब वो कर रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स में बेड भी वो हैं, तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं। कानपुर में चिंता की एक और बात यह है कि कम से कम 3 गर्भवती महिलाएं जीका पॉजिटिव मिली हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि फिलहाल वो स्वस्थ हैं और हर वक्त उनकी निगरानी की जा रही है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम सिद्दीकी और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। रफाल लड़ाकू विमान खरीद में फ्रांसीसी वेबसाइट मीडिया पार्ट के नए खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इधर ये सवाल नए सिरे से उठने लगा है कि क्या भारतीय कानूनों की अनदेखी कर रफाल सौदा किया गया था। फ्रांस की कंपनी मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि सीबीआई के पास 2018 में ही दसों की तरफ से दलाली दिए जाने के सबूत थे, लेकिन उसने उनकी अनदेखी की। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दरअसल ये मामला सीधे प्रधानमंत्री के आदेश पर दबाया गया। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती। दिलचस्प यह है कि मीडिया पार्ट ने सुषेण गुप्ता की जिस दलाली का हवाला दिया है वह 2013 में दी गई थी, यानी यूपीए के कार्यकाल में। बीजेपी कांग्रेस पर ही कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है। डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया डसो एविएशन द्वारा। और ये आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और ये पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इस बीच एनडीटीवी को सीबीआई की चार्जशीट से ही जो दस्तावेज मिले हैं उनसे कई सवाल उठते हैं। उनके मुताबिक ऐसा लगता है जैसे सीबीआई रफाल की जांच पर निष्क्रिय हो गई। ये बात आईडीएस के तत्कालीन मैनेजर धीरज अग्रवाल के बयान से सामने आई है। उन्होंने माना है कि कंपनी बिचौलिए सुषेण गुप्ता से जुड़ी हुई है और इसी की मार्फत दसों का 40% भुगतान गुप्ता की मॉरिशस वाली कंपनी इंटरस्टेलर को गया। अगर ये सच है तो दसों भारतीय कानून के मुताबिक रक्षा सौदों में दलाली की वजह से बैन कर दी जानी चाहिए। ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसी वजह से इन सबूतों की सीबीआई ने अनदेखी की।
बीजेपी की दलील है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि जेपीसी जांच कराकर पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हवा में प्रदूषण लगातार चिंता का कारण बना हुआ है, जिसके बाद एक तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं, वहीं दिल्ली सरकार ने भी 5 सूत्री एक्शन प्लान तैयार किया है। देश की राजधानी दिल्ली की मंगलवार सुबह की तस्वीर। प्रदूषण की चादर दिल्ली पर छाई हुई है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण पहले के मुकाबले कुछ कम हुआ है, लेकिन हालात अब भी बहुत खराब बने हुए हैं। हालात के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद करने को कहा गया है। सभी ईंट भट्टे भी बंद रहेंगे। नगर निगम को सड़कों की मशीन से सफाई करने और पानी का छिड़काव तेज करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह पराली मानी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय दिल्ली के प्रदूषण का लगभग आधा हिस्सा पराली जलने से होने वाले धुएं से है। लेकिन दिल्ली का अपना प्रदूषण भी कम नहीं, इसलिए दिल्ली सरकार ने 5 सूत्रीय एक्शन प्लान बनाया है। दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको कैसे हम और कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। उसके लिए आज हमने दिल्ली के अलग अलग विभागों की संयुक्त बैठक की है, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी विभाग, एमसीडी के सभी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एमसीडी के सभी विभागों के अधिकारीगण, डीडीए के अलग अलग विभागों के प्रतिनिधियों के अधिकारियों के साथ आज हमने बैठक की, जिसमें मुख्य तौर पर हमने 5 निर्णय लिए। इसके तहत 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाया जाएगा, ताकि खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर लगाम लगे। डीजल जनरेटर सेट बंद करने, पार्किंग फीस बढ़ाने, मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 12 नवंबर से 1 महीने तक एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा चरण चलेगा। पहले चरण में 450 कंस्ट्रक्शन साइट के चालान किए गए थे। पानी के 400 टैंकर दिल्ली की सड़कों पर छिड़काव करेंगे, ताकि धूल से होने वाला प्रदूषण कम हो। हम सरकारों से, नेताओं से ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि प्रदूषण की ये तस्वीर साल दर साल लगभग ऐसी ही क्यों बनी रहती है, हालात क्यों नहीं बदलते। लेकिन पूछे कैसे, जब हम खुद ही दिवाली पर पटाखे फोड़ने को धर्म से जोड़कर देखते हैं और पटाखे फोड़कर प्रदूषण फैलाकर खुद ही समस्या का हिस्सा बनते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।